Hi guys, I am Ramesh sir with an important topic, and the topic which I will discuss today is the topic from English grammar, and the name of the topic is tenses. Since tenses are very important, and I must say that the integral part of English grammar, and tenses are known as backbone of English grammar. English grammar is very important if you want to speak English. Without having the knowledge of English grammar, you cannot speak English इफेक्टिवली. सो कई बार बच्चे जो है हमारे पास ऑफलाइन क्लासेस में आते हैं और कहते हैं कि सर इंग्लैंड में और अमेरिका में जो है 2-2.5 साल का बच्चा जो है वो इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर लेता है, तो ये सारे नोन पर नोन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब प्रीपोजिशन और टेंसेस आर्टिकल नरेशन एक्टिव पैसिव ये सारी चीजें वो कहां से सीखता है. तो आंसर इज वेरी सिंपल, क्योंकि इंग्लिश इज देयर मदर लैंग्वेज. इन इंडिया इंग्लिश इज फॉरेन लैंग्वेज. सो फॉरेन लैंग्वेज को सीखने के लिए उसके नियम रूल और रेगुलेशन, उसके लिए ग्रामर जो है वो बहुत जरूरी रहेगी. सो विदाउट एनी डिले लेट अस स्टार्ट द टेंसेस. If you talk about the origin of the word tense, तो मैं आपको सिंपली बता दूं कि लेटिन वर्ड है एक जो है टेम्पस. हम कह सकते हैं कि वर्ड टेंस हैज बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लैटिन वर्ड टेम्पस एंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड टेम्पस इज टाइम. अब प्रश्न ये उठता है कि क्या टेंस को हम टाइम कहेंगे या टाइम को टेंस कहेंगे, क्योंकि आप अगर देखेंगे सो फार एज द ओरिजिन ऑफ द वर्ड टेंस इज कंसर्न, द टेंस वर्ड इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एंड दैट वर्ड इज टेम्पस एंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड टेम्पस इज टाइम. सो इवन देन we cannot correlate tense with the time and time with the tense. These two are the different things. I mean, tense is a grammatically concept and time is the natural concept. So time can be associated with day, night, week, month or year, and tense is associated with English grammar. ओरिजिन को जो है वो ज्यादा कोई ओरिजिन के लिए आपको परेशान नहीं होना है. आपने टेंसेस के यूजेस जो है वो सही ढंग से करना आपको आना चाहिए. सो सबसे पहले आप ध्यान दें कि टेंसेस की अगर हम बात करेंगे तो there are 3 tenses in English. These 3 tenses are number 1 present, number 2 past, and number 3 future. There are 3 tenses in English, and these 3 tenses are present tense, past tense, and future tense. प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. प्रेजेंट टेंस जो होता है ये डिस्क्राइब करता है कि वक्त कौन सा उस वक्त गुजर रहा होता है, यानी मौजूदा काल को बताता है, ये जमाना हाल को बताता है, वर्तमान काल की चर्चा करता है. और पास्ट का मतलब होता है कि जो वक्त जो है वो बीत गया हुआ होता है. मान लो पिछले कल की अगर हम बात करेंगे तो वो पास्ट में चला जाएगा. अभी मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं ये प्रेजेंट में है. थोड़ी देर के बाद जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो ये सब कुछ जो है वो पास्ट में चला जाएगा. और फ्यूचर का मीनिंग होता है आने वाला वक्त. आने वाले वक्त को हम फ्यूचर कहते हैं. और इनको हिंदी में अगर हम कहेंगे तो प्रेजेंट टेंस को वर्तमान काल कहा जाता है, पास्ट टेंस को भूतकाल कहा जाता है, फ्यूचर टेंस को भविष्य काल कहा जाता है. उर्दू में अगर कहेंगे तो प्रेजेंट टेंस को जमाना हाल कहा जाता है, पास्ट टेंस को जमाना माजी कहा जाता है और फ्यूचर टेंस को जमाना मुस्तकबिल कहा जाता है. So there are 3 tenses in English: present tense, past tense and future tense. Each tense has 4 forms. Each tense has 4 forms. और ये 4 forms जो हैं वो कौन कौन सी हैं? इंडेफिनेट. इंडेफिनेट को हम सिंपल भी कहते हैं. नंबर 2 आ गया हमारे पास कॉन्टिन्यूअस. कॉन्टिन्यूअस को हम प्रोग्रेसिव भी कहते हैं.
नंबर 3 हमारे पास परफेक्ट, इसको परफेक्टिव भी कहते हैं। एंड 4 1 इज परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, perfect continuous. See, present in tense, past tense and future tense, there are 3 tense in English and each tense has 4 forms, or each tense are subdivided into 4 categories, and these 4 categories are indefinite, which is also known as simple, continuous, which is also known as progressive, and perfect, which is also known as perfective, and perfect continuous. So अगर अभी तक जो हमने पढ़ा है तो टेंसेस, there are 3 type of tenses: present tense, past tense and future tense, and each tense has 4 forms: indefinite, continuous, perfect and perfect continuous. अब आप ध्यान दें, यहाँ पे अगर इसके साथ जो है यहाँ पे अगर हम प्रेजेंट लगाते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। और उसके बाद अगर हम पास्ट को डिस्कस करेंगे तो यहां पे आ जाएगा हमारे पास पास्ट, पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। और अगर हम जो है वो डिस्कस कर रहे हैं फ्यूचर को तो यहां पे आपको फ्यूचर लिखना है, और फ्यूचर के बाद जो है आप इसको इस तरह से पढ़ेंगे: फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। इसके बाद जो है अब हम प्रेजेंट टेंस की चर्चा करेंगे, और प्रेजेंट टेंस में हम जो है बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट की। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल प्रेजेंट भी कहा जाता है। तो इसकी हमारे पास क्या पहचान होगी? व्हाट कुड बी द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अगर आपको पहचान करनी है तो आपको ध्यान देना है कि जो सेंटेंस के लास्ट में आपको यदि ता है, ती है, ते है या ता हूं अगर मिलता है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। कोई भी ऐसा टेंस और नहीं है जिसमें ता है, ती है, ते है या ता हूं जो है इस तरह की सेंस आपको निकल के आएगी। ये सिर्फ जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो आप कह सकते हैं कि इसकी आइडेंटिफिकेशन जो है, इफ इन द एंड ऑफ द सेंटेंस देयर इज ता है, ती है, ते है, ता हूं, तो वो जो होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। फॉर एग्जांपल, मैं खाता हूं, वह नाचता है, वह आती है, वह जाती है, वह आते हैं। इस प्रकार से मैं नाचता हूं, मैं गाता हूं, तो ये सारी सेंस जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आती है। इसके लिए जो रूल चाहिए, किस तरह से हम इसको बना सकते हैं, सबसे पहले रहेगा हमारे पास सब्जेक्ट, उसके बाद रहेगा हमारे पास V1, और V1 के साथ जो है वो S या ES लगेगा, और लास्ट में जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा। याद रखें कि जो सब्जेक्ट है इसको हिंदी में कर्ता कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहां पे लिख रहे हैं रतन, रतन सिंग्स अ सॉन्ग, रतन सिंग्स अ सॉन्ग। अब ध्यान दें, रतन के साथ यहां पे लगा सिंग्स, और यहां पे सब्जेक्ट आ गया हमारे पास रतन, V1 आ गया हमारे पास सिंग, और साथ में S लगा है, और ए सॉन्ग हमारे पास ऑब्जेक्ट है। अब याद रखें आप, S और ES जो है, S और ES जो है वो कहां कहां लगाना है, सिर्फ आप याद रखें थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ जो है वो S या ES लगेगा, और सिर्फ कहां लगेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब के साथ जो है वो लगेगा, और बाकी किसी के साथ नहीं लगेगा। S ES जो है वो सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ या किसी बंदे के नाम के साथ जो है वो लगेगा।
और याद रखें जिस प्रकार से रतन सिंग्स अ सॉन्ग, इसके बाद आई के साथ इफ आई यूज्ड आई एज अ सब्जेक्ट, तो आई के साथ क्या लगेगा, आई सिंग अ सॉन्ग, आई सिंग अ सॉन्ग। आई के साथ जो है वो एस या ई एस नहीं लगेगा। यू को हम प्लूरल मानते हैं और यू के साथ भी जो है वो सिंग रहेगा। दे के साथ बी जो है वो सिंग रहेगा और ही, शी, इट या किसी बंदे के नाम के साथ, इन सब के साथ जो है वो वर्ब के साथ जो है वो एस या ई एस लगेगा। फॉर एग्जाम्पल ही सिंग्स अ सॉन्ग, शी सिंग्स अ सॉन्ग। और एक और याद रखें कि जो ई एस है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूं कि रतन गोज टू मार्केट, तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे याद रखें ये एफर्मेटिव है। और एफर्मेटिव जो सेंटेंस होता है वो कौन सा होता है, असर्टिव एफर्मेटिव सेंटेंस वो होता है विच इज नीदर नेगेटिव नॉर इंटरोगेटिव। तो ये सिंपल सेंटेंस होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के केस में हमने जो रूल देखा एफर्मेटिव सेंटेंस के केस में, तो वो है सब्जेक्ट V1, एस या ई एस एंड ऑब्जेक्ट। और एस या ई एस आपने मेन वर्ब के साथ लगाना है, लेकिन सिर्फ जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। इसके बाद जो है नेगेटिव सेंटेंस के लिए आपका रूल क्या रहेगा, नेगेटिव सेंटेंस के लिए आपका रहेगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब अगर कोई बोले आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, तो आपने बोला है डू और डज। डू और डज जो है ये हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट इंडेफिनिट के केस में। और उसके बाद तुरंत आपने नॉट लगाना है। उसके बाद नॉट के बाद जो है आपने V1 लगाना है, फिर आपने ऑब्जेक्ट जो है वो लगा देना है। जिस प्रकार से हमने ऊपर रतन वाला सेंटेंस बनाया था, तो यहां पे भी हम रतन का ही सेंटेंस बना रहे हैं। रतन के साथ, क्योंकि रतन सिंगुलर है इसलिए इसके साथ लगेगा डज। रतन डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, रतन डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। याद रखें यहाँ पे बड़े बड़े जो है फंस जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे रतन डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, वो यहाँ पे कहते हैं कि पीछे रतन लगा है तो बाद में हम सिंग्स लिखेंगे, जबकि ये गलत है, क्योंकि रतन के साथ जो डज लगा है वो डज ही इसको सिंगुलर बना गया है। इसलिए आप ध्यान से देखें कि रतन डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, ऐसे नहीं आएगा कि रतन डज नॉट सिंग्स अ सॉन्ग, वो गलत हो जाएगा। और इसी प्रकार से रतन के बाद अगर मान लो आप यहां पे मान लो अगर आप दे के साथ लिखते हो, तो दे के साथ जो है वो आप कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, डू। दे के साथ डू लगाना है आपने, यू के साथ आपने डू लगाना है, आई सिंगुलर है पर इसके साथ भी डू लगाना है। बाकी ही के साथ या ही और शी के साथ आपने डज जो है वो लगाना है। इस प्रकार से आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन देखी है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, डू और डज, और ये आ गया नॉट, V1 और ऑब्जेक्ट। याद रखें कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब होती है। ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये मेन वर्ब को हेल्प करती है सेंटेंस की फॉर्मेशन के लिए। तो ये नेगेटिव वाला भी हो गया। अब है इंपॉर्टेंट इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए कौन सा रूल जो है वो रहेगा हमारे पास। याद रखें इंटरोगेटिव की अगर हम बात करेंगे तो इसमें मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो प्रश्न बनते हैं, जो क्वेश्चन बनते हैं, वो दो तरह से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। या तो हेल्पिंग वर्ब से बनते हैं या WH फैमिली से बनते हैं। हेल्पिंग वर्ब जो है
वो हम जिक्र हमने इधर किया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के केस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होगी डू एंड डज। प्रेजेंट कंटिन्यूस की जब हम बाद में चर्चा करेंगे तो उसमें इज एम आर होती है। इस प्रकार से बाकी भी टेंसेस के केस में हेल्पिंग वर्ब रहती है। तो अगर प्रश्न जब भी हम बनाना चाहें तो उस वक्त हमें क्या करना पड़ता है, हेल्पिंग वर्ब जो है केवल सब्जेक्ट से पहले जो है लगानी होती है। और डब्ल्यूएच फैमिली के केस में अगर मान लो क्वेश्चन बनाना है तो डब्ल्यूएच फैमिली के केस में जब क्वेश्चन बनता है उसका आंसर हम यस या नो में नहीं दे सकते, पर हेल्पिंग वर्ब से जब भी क्वेश्चन बनेगा उसका जवाब हम जो है वो यस या नो में दे सकते हैं। जिस प्रकार से यहां पे देखें हेल्पिंग वर्ब लगेगी और हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या है, डू और डज। डू और डज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट इंडेफिनिट की। और इसके बाद तुरंत जो है वो सब्जेक्ट लगेगा, फिर आपका V1 और फिर उसके बाद आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट और लास्ट में आ जाएगा साइन ऑफ इंटेरोगेशन। रतन वाला सेंटेंस ही हम रिपीट करते हैं। यहाँ पे रतन के साथ चूंकि क्या लगेगा, डज रतन सिंग अ सॉन्ग। क्या रतन एक गाना गाता है, डज रतन सिंग अ सॉन्ग, और लास्ट में जो है साइन ऑफ इंटेरोगेशन। तो ये हमारे पास आ गया बिल्कुल जिस तरह से मैंने आपको पहले ही बताया था कि डज जो है वो लगता है सिंगुलर के साथ या किसी बंदे के नाम के साथ, और सिंगुलर भी कौन सा, थर्ड पर्सन क्यों, चूंकि आई भी सिंगुलर है पर आई के साथ जो है वो डू लगेगा। तो यहाँ पे देखें रतन के साथ ये अगर मान लो यू हो यहाँ पे तो यू के साथ हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, डू। और यहाँ पे अगर मान लो दे है तो दे के साथ भी यहाँ पे डू लगेगा। अगर यहाँ पे ही है या शी है तो यहाँ पे डज लगेगा। और जब डज लग गया तो यहाँ पे ध्यान रखें कि जो मेन वर्ब होती है वो मेन वर्ब यहाँ पे जैसे सिंग है तो सिंग के साथ फिर सिंगुलर होते हुए भी जो है वो आगे फिर दोबारा से एस चाहिए, एस आप नहीं लगाना। ये बहुत बड़ी ब्लंडर जो है बच्चे करते हैं, इसलिए याद रखें इस बात को। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी हमारा हो जाता है इस प्रकार से। और यहां पे ही अगर आप इंटेरोगेटिव से नेगेटिव बनाना चाहें तो बड़ा आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप इंटेरोगेटिव से नेगेटिव बनाएंगे तो यहां पे सिर्फ आपने क्या करना है, उस वक्त इंटेरोगेटिव अगर आप इससे इंटेरोगेटिव कम नेगेटिव अगर बनाना चाहते हैं, इंटेरोगेटिव कम नेगेटिव अगर आप बनाना चाहते हैं तो कोई मुश्किल नहीं है। इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, ये तो सेम रहेगा। और यहाँ पे सब्जेक्ट के तुरंत बाद जो है आपने क्या करना है, सब्जेक्ट और उसके बाद आपने नॉट लगा लेना है। बस इतनी बात आपने करनी है। जिस प्रकार से यहाँ पे हमने लिखा था डज रतन नॉट सिंग अ सॉन्ग, डज रतन नॉट सिंग अ सॉन्ग। क्या रतन एक गाना नहीं गाता है। इसी प्रकार से यहाँ पे अगर किसी और के साथ भी लगेगा, यू के साथ, तो यहाँ डू लगेगा और यहाँ नॉट लगेगा। और आगे जिस प्रकार से डू यू नॉट सिंग अ सॉन्ग, इस प्रकार से आपने देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के केस में हमने सिंपल सेंटेंस भी बनाए। सिंपल मेरी मुराद है कि हमने असर्टिव एफर्मेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन भी की और हमने नेगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन भी की और हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की फॉर्मेशन भी की और इंटेरोगेटिव कम नेगेटिव की भी हमने डिस्कशन की है। अब बात आएगी हमारी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है इसकी क्या पहचान रहेगी और इसकी हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो क्या रहेगी। हेल्पिंग वर्ब इसकी रहेगी इज, एम और आर। कई बच्चों को इनके मीनिंग ही नहीं आते हैं। इज का मतलब होता है, एम मिस हूं, आर मिस है। याद रखें जिस प्रकार से मैं खा रहा हूं उस वक्त जो है यहां पे लगेगा मैं खा रहा हूं, आई एम ईटिंग, तो आई के साथ एम लगेगा। इज का मतलब है ही इज वर्किंग, तो यहाँ पे इज लगा और दे आर वर्किंग, यहाँ पे
आर लगा तो आर का मतलब है, एम का मतलब हूं और इज का मतलब है होता है। और ये जो है वो हेल्पिंग वर्ब में किसकी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की आइडेंटिफिकेशन क्या रहेगी, तो जब जो है हमें ऐसा लगे कि कोई काम उस वक्त चल रहा है, तो रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हूं, इस तरह की सेंस जब आएगी तो आप समझ लेना कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही है वो। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इफ इन द एंड ऑफ द सेंटेंस देयर इज रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हूं, तो इस तरह की सेंस के साथ जो है हमें मान लेना चाहिए कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही है। अब इसके लिए जो रूल रहेगा एफर्मेटिव के लिए, एफर्मेटिव सेंटेंस के लिए जो जो रूल रहेगा वो है हमारे पास, वो रूल रहेगा हमारे पास सब्जेक्ट सबसे पहले, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, एम, आर, ये रहेगा। उसके बाद रहेगी V1, V1 मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, उसके साथ रहेगा ING और फिर रहेगा ऑब्जेक्ट। याद रखें उसी रतन के सेंटेंस को हम लेके चल रहे हैं, रतन, रतन, और यहां पे रतन सिंगुलर है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब रहेगी इज। रतन इज वर्किंग इन द मार्केट, रतन इज वर्किंग इन द मार्केट, रतन मार्केट में वर्किंग कर रहा है, काम कर रहा है। याद रखें यहां पे मान लो अगर दे के साथ क्या लगेगा, दे के साथ लगेगा आर, दे आर वर्किंग इन द मार्केट। उसके बाद यू के साथ क्या लगेगा, यू के साथ आर, आई के साथ क्या लगेगा, आई के साथ रहेगा एम, और ही के साथ, शी के साथ इज लगेगा, और किसी बंदे के नाम के साथ जो है वो इज लगेगा। इस प्रकार से आप एफर्मेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन कर सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर। और जिस प्रकार से हमें जरूरत बनेगी उसी प्रकार से हमने, अगर सिंगुलर है तो इज, अगर आई है तो उसके साथ एम, और अगर प्लूरल है तो उसके साथ आर। अब इसके बाद हम बनाएंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस के लिए जो फॉर्मेशन रहेगी वो रहेगा सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, और उसके बाद तुरंत जो है यहां पे नॉट, V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस बनाते हैं, रतन इज नॉट, रतन इज नॉट वर्किंग, रतन इज नॉट वर्किंग इन द मार्केट, रतन इज नॉट वर्किंग इन द मार्केट। अब बताओ दे के साथ क्या रहेगा, उसी प्रकार से दे, और आई के साथ क्या रहेगा, IM, और ही के साथ, शी के साथ क्या रहेगा, इज। इस प्रकार से नेगेटिव सेंटेंस की अगर आप बात करेंगे तो फॉर्मेशन इसके रूल के लिए जो रूल जो इसकी फॉर्मेशन के लिए रहेगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस V1 एंड ING और ऑब्जेक्ट। ये V1 जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब है, और ING उसके साथ लगने से जुरांड फॉर्म हो जाती है। इस प्रकार से नेगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन भी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद जो है अब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस की चर्चा करेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, उसके तुरंत बाद जो है वो सब्जेक्ट लग जाता है, और फिर V1 प्लस ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में जो है साइन ऑफ इंटरोगेशन इज, रतन
इज रतन वर्किंग। यहां पे भी बहुत बड़ी गलती जो है वो बच्चे करते हैं। इज रतन वर्किंग इन द मार्केट। याद रखें यहां पे जो बहुत बड़ी ब्लंडर बच्चे करते हैं, यहां पे इज लगाने के बाद जो है वो यहां पे फिर लगा लेते हैं इज रतन इज वर्किंग इन द मार्केट। यहां पे इज दोबारा नहीं लगता, क्योंकि अगर आप एफर्मेटिव सेंटेंस की बात करेंगे थोड़ी देर के लिए, मान लो इसको अगर आपने ऐसे लिखा रतन इज वर्किंग इन द मार्केट, यही जो इज है इसको आप जब पहले लगा देते हो तो तब जो है वो एक प्रश्न वाक्य जो है वो बन जाता है, तब एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस की चर्चा मैं पहले कर चुका हूं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो हैं वो दो तरह से बनते हैं, हेल्पिंग वर्ब को उठा के सब्जेक्ट से पहले लगाने से या WH फैमिली से। इसी प्रकार से दो सेंटेंस जो है वो बनते हैं। जो हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन बनते हैं उसका जवाब हमारे पास यस और नो में आ जाता है। ये आप ध्यान से देखें, अगर यहां पे मैं पूछूं इज रतन वर्किंग इन द मार्केट, इसका जवाब जो हमारे पास है वो हम यस और नो में जो है वो दे सकते हैं। और WH फैमिली से जो क्वेश्चन बनते हैं उनका जवाब हम यस और नो में नहीं दे सकते। इसी को ही अगर मान लो यहां से ही अगर आपने इंटेरोगेटिव सेंटेंस को अगर आपने इंटेरोगेटिव कम नेगेटिव अगर बनाना है तो आप क्या करेंगे, सारा वैसे का वैसा रखना है, सिर्फ यहां पे सब्जेक्ट के बाद आपने नॉट लगा देना है, बस और कुछ नहीं करना है। सब्जेक्ट के बाद जब आप नॉट लगाएंगे, जैसे इज रतन नॉट, यहां पे आएगा इज रतन नॉट, इज रतन, यहां पे आप देखें इज रतन नॉट वर्किंग इन द मार्केट। इसी प्रकार से अगर दे है तो उसके साथ क्या लगेगा, और दे नॉट वर्किंग इन द मार्केट। अगर ही है जो शी है तो उसके साथ क्या लगेगा, ही और शी के साथ इज लगेगा। इज शी वर्किंग, इज शी नॉट वर्किंग इन द मार्केट, इज ही नॉट वर्किंग इन द मार्केट, एम आई नॉट वर्किंग इन द मार्केट। इस प्रकार से आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी जो है वो कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करूंगा कि आप लोग जो है वो ध्यान से पढ़ेंगे। टेंसेस मुश्किल जरूर हैं, पर कोशिश मैं कर रहा हूं कि बहुत ही एक अच्छे तरीके से और सिंपल वे में जो है आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बाकी जब तक आप खुद मेहनत नहीं करोगे, कोई शॉर्टकट ट्रिक जो है वो मैं नहीं कहूंगा कि आपके लिए कोई ऐसा शॉर्टकट जो ट्रिक मेरे पास है कि मैं आपको बताऊंगा तो आपको 2 मिनट में जो है टेंस याद हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। अब उसके बाद आ जाता है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की अगर हम बात करेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो पहचान रहती है, कोई काम पहले से शुरू हुआ होता है और अभी तक पूरे तरीके से वो खत्म हो गया हुआ होता है। जिस प्रकार से जैसे मैं कहता हूं कि मैं आपको पढ़ा चुका हूं, मैं खाना खा चुका हूं, वह मार्केट पहुंच चुके हैं, वह गाना गा चुकी है। इस प्रकार से जो सेंटेंस है, इफ इन द एंड ऑफ द सेंटेंस देयर इज चुका है, चुकी है, चुके हैं या चुका हूं, तो ऐसे सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट के कैटेगरी में आते हैं। तो इसमें चुका है, चुकी है, चुके हैं या चुका हूं की सेंस जो है वो बनती है। तो इसके लिए जो रूल रहेगा आपके लिए वो एफर्मेटिव के लिए मैं कह रहा हूं, एफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, एफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए जो है जो रूल रहेगा वो ये रहेगा कि सबसे पहले रहेगा सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। याद रखें हेल्पिंग वर्ब यहां पे क्या है, हैज और हैव, ये हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो उसके बाद क्या रहेगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और फिर आ जाएगा हमारे पास V3। याद रखें एक बात को कि प्रेजेंट परफेक्ट की बात करेंगे, पास्ट परफेक्ट की बात करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट की बात करेंगे, हर परफेक्ट टेंस के केस में आपको थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब आपको मिलेगी। ये आप दिमाग में बिठा लें ये बात कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब विल बी यूज्ड इन केस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट परफेक्ट। सो यहाँ पे आप देखिए सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब आ गया हैज और हैव, हैज सिंगुलर के साथ लगता है, हैव प्लूरल के साथ।
हैव सिर्फ आई को छोड़ के बाकी सारे प्लूरल के साथ लगता है V3 और उसके बाद आ जाता है हमारे पास ऑब्जेक्ट। रतन वाला सेंटेंस ही बनाएंगे। रतन के साथ लगेगा हैज, रतन हैज डन हिज ड्यूटी, रतन हैज डन हिज ड्यूटी। रतन अपनी ड्यूटी कर चुका है, रतन अपना काम कर चुका है। अगर आई के साथ में लगाऊंगा तो आई के साथ लगेगा हैव, आई हैव डन माई ड्यूटी, आई हैव डन, माई यहां पे लगाना है और ड्यूटी वही रहेगी। दे के साथ अगर आप लिखेंगे तो दे के साथ भी रहेगा हैव, दे हैव डन, यहां पे रहेगा देयर, दे हैव डन देयर ड्यूटीज। उसके बाद आ गया यहां पे ड्यूटी की जगह ड्यूटीज लिख सकते हैं आप। उसके बाद अगर ही की बात करेंगे या शी की बात करेंगे तो इसके साथ लगेगा हैज, ठीक है ना। ही हैज डन हिज और हर, अगर लड़की है तो हर, लड़का है तो हिज, मीन्स ही है तो हिज, शी है तो हर, और ड्यूटी की जगह ड्यूटी। इस प्रकार से आप एफर्मेटिव सेंटेंस इन केस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट का जो है इस तरह से फ्रेमिंग कर सकते हो। अब नेगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस के लिए जो रूल रहेगा वो रहेगा हमारे पास सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब क्या है हैज और हैव। उसके बाद रहेगा यहां पे नॉट, नॉट के बाद रहेगा V3, उसके बाद रहेगा ऑब्जेक्ट। और यहां पे देखिए रतन, रतन के साथ हैज रहेगा, रतन हैज नॉट डन हिज ड्यूटी, रतन हैज नॉट डन हिज ड्यूटी। यहां पे डन जो है ये थर्ड फॉर्म है किसकी, डू की, डू, डिड और डन, क्योंकि डू जो है वो फर्स्ट फॉर्म है, डज भी फर्स्ट फॉर्म है, डिड जो है दोनों की सेकंड फॉर्म है, और डन जो है वो थर्ड फॉर्म है। इसी प्रकार से बाकी भी आप कर सकते हैं। दे के साथ अगर दे हैव नॉट, इस प्रकार से आप इसको कर सकते हो। अब बात करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस की। इंटरोगेटिव सेंटेंस के केस में आप देखेंगे मैंने शुरू में आपको बताया कि केवल आपको हेल्पिंग वर्ब को उठा के पहले लिखना होता है। तो हेल्पिंग वर्ब आपकी सबसे पहले रहेगी, वो है हैज और हैव। उसके बाद तुरंत जो है आपका लगता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपका आ गया V3, फिर आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, और लास्ट में जो है आपका साइन ऑफ इंटरोगेशन। यहां पे रतन के केस में रहेगा हैज रतन, हैज रतन डन हिज ड्यूटी, हैज रतन डन हिज ड्यूटी। और हैव के साथ रहेगा हैव दे डन देयर ड्यूटीज, हैव दे डन देयर ड्यूटीज, हैव दे डन देयर ड्यूटीज। उसके बाद अगर हैज के साथ बनाना है तो हैज के साथ जो है वो ही लगा सकते हैं आप, हैज ही डन हिज ड्यूटी। याद रखें इस तरह से आपने इसकी फ्रेमिंग करनी है। और यहां पे एक और चीज मैं आपको बता दूं, इंटरोगेटिव कम, इंटरोगेटिव कम नेगेटिव अगर आपने करना है, इंटरोगेटिव कम नेगेटिव, तो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे सब्जेक्ट के तुरंत बाद जो है वो आपको नॉट लगाना पड़ेगा। जिस प्रकार से हैज रतन नॉट डन, हैज रतन नॉट डन, यहां पे हैव दे नॉट डन देयर ड्यूटी, हैज ही नॉट। इस प्रकार से इंटरोगेटिव कम नेगेटिव भी आपका बन जाता है। और लास्ट का जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बाद जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का टेंस जो है, इसमें आप ध्यान दें कि ये बहुत ही कंफ्यूजिंग रहता है और बच्चे जो है इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। पर मैं पूरी कोशिश
और जिम्मेदारी के साथ जो है वो बताने की कोशिश करूंगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है, इस टेंस के केस में आपने एक चीज का खास ध्यान रखना है और वो है सिंस, सिंस या फॉर। सिंस और फॉर को अगर आपने समझ लिया तो बाकी तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सिंस जो है वो लगता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। सिंस जो है याद रखें, सिंस, सिंस जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए लगता है, और फॉर जो है वो पीरियड, पीरियड ऑफ टाइम के लिए लगता है। अब ये पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, ये बात जो है वो आपको जानने की जरूरत है। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम, यदि अगर हम बात करते हैं सुबह से शाम से 1920 से 1930 से 2015 से, तो इस तरह की सेंस जब भी आएगी तब आपका सिंस लगेगा। और सिंस अगर मान लो 5:10 से अगर बात है तब सिंस लगेगा। 7 o'clock से बात आएगा तब जो है 10 o'clock से होगा तब। हाँ, अगर यहाँ पे 2 घंटे 3 घंटे 10 घंटे 5 दिन 10 दिन 2 साल 3 साल 5 साल इस तरह का अगर पीरियड आपको देखने को मिलेगा तो तब आपने फॉर का इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहते हैं इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 hours, तो 2 घंटे से बारिश हो रही है। 2 घंटे एक पीरियड है। अगर मैं क्या कहूं कि इट हैज बीन रेनिंग सिंस 2 o'clock, तो 2 बजे से बारिश हो रही है तब जो है वो सिंस लगेगा। और अगर 2 घंटे से बारिश हो रही है तब जो है वो फॉर लगेगा। 2 घंटे एक पीरियड है, 2 साल एक पीरियड है। 1996 1995 सुबह से शाम से रात से जो है ये एक पॉइंट ऑफ टाइम है। इस प्रकार से जो है इनकी चर्चा एक अलग वीडियो में भी मैं करने की कोशिश करूंगा, पर चूंकि अभी हम टेंस कर रहे हैं तो यहाँ पे आपके लिए इतना ही काफी है। तो यहाँ पे इसकी याद रखें, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट भी और कंटिन्यूअस भी, दोनों चीजें जो है, एक तो यहाँ पे कंटिन्यूअस आपको फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का जो है वो ध्यान रखना है, और ऊपर ध्यान रखें कि यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट भी। तो इसमें कोई काम जो है वो शुरू तो हुआ है पर अभी तक वो काम चल रहा है। पास्ट में वो काम शुरू होके अभी तक जो है चल रहा है। तो इसके लिए जो हमारे पास रूल रहेगा सब्जेक्ट, उसके बाद याद रखें जो हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास, हेल्पिंग वर्ब रहेगी हमारे पास हैज बीन और हैव बीन। ऑब्जेक्ट, फिर आ जाता है आपका सिंस और फॉर, और उसके बाद आ जाता है आपका टाइम। ये देख लें, हमारे पास आ गया सब्जेक्ट और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ गई हैज बीन, हैव बीन, फिर आ जाता है ऑब्जेक्ट और उसके बाद सिंस और फॉर, और उसके बाद आ जाता है हमारे पास टाइम। तो इसमें अगर हम एग्जांपल देते हैं तो रतन, रतन हैज बीन, रतन हैज बीन वर्किंग, रतन हैज बीन वर्किंग सिंस, रतन हैज बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। यहां पे सिंस लगा क्योंकि मॉर्निंग के। यहां पे अगर मैं कहता हूं आई हैव बीन राइटिंग, आई हैव बीन राइटिंग फॉर हाफ एन आवर, और ऑफ हाफ एन आवर। दे के साथ अगर बनाएंगे हम तो दे के साथ भी लगेगा हैव, और ही के साथ या शी के साथ लगेगा हैज, ही या शी के साथ लगेगा हैज बीन। ही और शी हैज बीन वीपिंग सिंस 2 o'clock, 2 बजे से वो रो रही है या रो रहा है। तो इस प्रकार से आपका एफर्मेटिव सेंटेंस है। सॉरी, यहाँ पे लिखना भूल गया, एफर्मेटिव। एफर्मेटिव की बात करेंगे अगर हम, तो एफर्मेटिव सेंटेंस के केस में आ गया हमारे पास सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, हैव बीन, उसके बाद ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर और टाइम। कई बार यहाँ पे देखिए इस सेंटेंस में अगर आप देखेंगे तो रतन हैज बीन वर्किंग, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट नहीं लिखा है। कई बार ऑब्जेक्ट दे सकते हैं आप, अगर नहीं भी दे सकते हैं तो कोई बात नहीं है। रतन हैज बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, कहाँ काम कर रहा है कोई पता नहीं, आप ऐसे कह सकते हो रतन हैज बीन वर्किंग इन द फील्ड। इन द फील्ड अगर आप लिखोगे तो वो ऑब्जेक्ट भी आ जाएगा सिंस मॉर्निंग, सुबह से।
तो लास्ट में आपका टाइम आता है ये मॉर्निंग 1 और 2 o'clock, ये सारे आपका टाइम में आ जाता है। इसके बाद जो है एफर्मेटिव के बाद आ जाता है आपका नेगेटिव। नेगेटिव के सेंटेंस में आपको थोड़ी कंफ्यूजन रहेगी, कोशिश करूंगा थोड़ा आसान करने की। तो यहाँ पे नेगेटिव के लिए जो है आप नेगेटिव के लिए रहेगा सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद आ जाता है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब और वो क्या है हैज, और उसके बाद आ जाता है हमारे पास हैव। लास्ट में ध्यान रखें यहां पे नॉट प्लस बीन यहां पे आ जाएगा, उसके बाद आ जाता है हमारे पास, जबकि हेल्पिंग वर्ब हमारे पास अगर कहेंगे तो हैज बीन और है बीन है, पर वो बीन जो है वो हम यहां लगाएंगे। उसके बाद जो है हमारे पास आ जाएगा V1 प्लस ING, उसके बाद आ गया हमारे पास ऑब्जेक्ट, फिर आ जाता है हमारे पास सिंस और फॉर, और लास्ट में आ जाता है टाइम। रतन has not been, Ratan has not been working in the market. Ratan has not been working in the market since yesterday. Ratan has not been working in the market since yesterday. याद रखें since के बाद जो है वो yesterday लगा है, तभी जो है हम यहां since लगा रहे हैं। और दूसरा सेंटेंस में बनाता हूं I have not been working, I have not been working in the field for an hour, इसलिए लगा है जब मैं आर्टिकल करवाऊंगा तो यहाँ पे H साइलेंट है, H कॉन्सोनेंट होते हुए भी यहाँ पे हम एन लगाते हैं, क्योंकि एन और ए और एन हम जो है वो प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से लगाते हैं, साउंड ऑफ फर्स्ट वर्ड ऑफ प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से लगाते हैं। यहाँ पे एच जो है कॉन्सोनेंट है पर एच साइलेंट है, यहाँ पे आवाज इसकी और करके आ रही है, और करके आने के कारण हमने यहाँ पे एन लगाया है। तो आई हैव नॉट बीन वर्किंग इन द फील्ड फॉर एन आवर। इस प्रकार से आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नेगेटिव में कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद लास्ट का जो आपका बचता है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए आप ध्यान दें, सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी होती है, और हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या है, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास है हैज और हैव। इनके साथ जो है आप बीन भी लिख सकते हैं, और उसके बाद आपका आ जाता है सब्जेक्ट। लेकिन ये जो बीन हमने नीचे लिखा है इसको आपने यहां पे लिखना है, V1 प्लस ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर आ गया आपका सिंस और फॉर, और लास्ट में आपका आ जाता है टाइम। और टाइम के बाद भी एक चीज आ जाती है, वो है साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो हैज रतन बीन वर्किंग, हैज रतन बीन वर्किंग in the field for 2 hours, for 2 hours।
हैज रतन बीन वर्किंग इन द फील्ड फॉर 2 hours, साइन ऑफ इंटरोगेशन, ध्यान रखें। उसके बाद दे के साथ अगर हम बनाते हैं तो हैव दे बीन वर्किंग, हैव दे बीन वर्किंग इन द फील्ड since, have they been working in the field since morning, have they been working in the field since morning। इस प्रकार से हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के जो सेंटेंसेस हैं वो भी हमारे पास अब हो जाते हैं। हैज रतन बीन वर्किंग इन द फील्ड for 2 hours and have they been working in the field since morning। इंटेरोगेटिव कम नेगेटिव सेंटेंसेस की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे भी कोई मुश्किल नहीं है। आप जो है वो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखेंगे और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव लिखें, बाकी बीन जो है वो बाद में आप लगा सकते हैं और इसके बाद तुरंत जो है वो आपका सब्जेक्ट रहता है। और नेगेटिव के लिए यहाँ पे आपको नॉट लगाना है और फिर जो है वो आपको बीन लिखना है, V1 और ING आपने लिखना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद आपका आता है सिंस और फॉर और सिंस और फॉर के बाद आपका आ जाता है टाइम और टाइम के बाद आपने साइन ऑफ इंटरोगेशन लिखना है। जिस प्रकार से हैज रतन नॉट के बाद बीन लिखना है आपने, हैज रतन नॉट बीन working in the field for 2 hours। और अगर दे के साथ हमने बनाना है तो दे के साथ अगर बनाना है तो वहां लगेगा हैव दे नॉट बीन वर्किंग, हैव दे नॉट बीन वर्किंग in the field since morning। इस प्रकार से आपका हो जाता है इंटेरोगेटिव कम नेगेटिव सेंटेंस भी हो जाता है। ये जो प्रेजेंट इंडेफिनेट है मैंने आपको पहले भी बता दिया कि इसकी पहचान है ता है, ती है, ते है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं और प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान है चुका है, चुकी है, चुके हैं और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान जो होती है कोई काम पहले से शुरू हुआ होता है और अभी तक वो चल रहा होता है। इसमें सिंस और फार जो है वो लगते हैं और सिंस जो है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए लगता है और फार जो है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए लगता है। 2 दिन से, 4 दिन से, 10 साल से, 20 साल से, 5 साल से, 6 साल से अगर इस तरह की सेंस आती है तो वहां फॉर लगेगा और सुबह से, शाम से, रात से, 1995 से, 2020 से इस तरह की सेंस जब आती है, जब 2 बजे से 2:10 से, तो इस तरह की सेंस में जो है वो सेंस लगता है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि टेंसेस जो है एक छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक है। हालांकि बहुत सारी जगहों में आपने ये भी देखा होगा कि 5 मिनट में आपको टेंस करवा दिए जाते हैं। इफ आई स्पीक ऑनेस्टली तो मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि मेरे पास अगर आपने टेंसेस सीखने हैं तो मैं आपको 3 वीडियो जो है वो टेंसेस के ऊपर दूंगा। प्रेजेंट टेंस की वीडियो अभी जो मैंने आपको पढ़ाया है और इसके बाद पास्ट टेंस के ऊपर एक वीडियो होगी, फिर फ्यूचर टेंस के ऊपर वीडियो होगी। 3 वीडियो अपलोड करने के बाद भी मैं ये कह सकता हूं कि फिर भी मैं आपके साथ जो है वो जस्टी नहीं कर पा रहा, क्योंकि टेंसेस एक लंबा चौड़ा कंसेप्ट है। टेंसेस के ऊपर आगे बहुत सारे ग्रामर के कंसेप्ट जो है वो डिपेंड रहते हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे इफ यू टॉक अबाउट द नरेशन वेयर वी विल स्टडी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, एंड इफ आई टॉक अबाउट द वॉइसेस वेयर वी विल स्टडी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस मॉडल्स, एंड देयर आर नंबर ऑफ टॉपिक्स व्हिच टोटली डिपेंड ऑन टेंसेस। सो टेंसेस की नॉलेज अच्छे ढंग से होगी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, फॉर दैट मैटर मैं आपको एक ईमानदारी के साथ और जिम्मेदारी के साथ अगर बताऊं तो ग्रामर के टॉपिक क्लियर करने के बिना आप इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। इंग्लिश बोलने के लिए आपको वक्त लगेगा, आप जरूर बोलोगे,
लेकिन उसके लिए मैं आपको फॉर्मूला इस तरह का बताऊंगा कि जो एक सच्चाई का फॉर्मूला है। झूठ नहीं बोलूंगा। अपनी वीडियो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कराने के चक्करों में मैं आपको जो है धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि मैं भगवान अल्लाह ताला सिर के ऊपर रख के कोई भी काम करता हूं। इसलिए मैं नहीं कहता कि मेरी 2 वीडियो देखने से आप इंग्लिश बोलने लग जाओगे, ऐसा नहीं है। आप बोल सकते हो, पर उसके लिए आपके पास वोकैबुलरी होनी चाहिए, आपके पास काफी भंडार होना चाहिए वर्ड्स का। क्योंकि अगर आप किसी के साथ कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो ड्यूरिंग कन्वर्सेशन अगर आपके पास वर्ड्स की कमी पड़ गई तो क्या करोगे? हम मार्केट में जाते हैं, अगर हमारे जेब में, हमारे पॉकेट में पैसे खत्म है तो हम क्या लेंगे? कुछ नहीं ले सकते। इसी प्रकार से अगर हम किसी के साथ जो है बातचीत कर रहे हैं और एक अच्छा इंप्रेशन अगर हम किसी के ऊपर जो है वो डालना चाहते हैं, या एक इफेक्टिव तरीके से अगर हम इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको वोकैबुलरी की जरूरत होती है। ज्यादा से ज्यादा जो है वो वर्ड्स सीखें, न्यू वर्ड्स सीखें। एक दिन में कम से कम आप 30-35 वर्ड्स जो है वो सीखें और उनको यूज करें छोटे छोटे सेंटेंस बनाने के लिए। और उसके बाद जो है वो आप इंग्लिश ग्रामर की जो है वो नॉलेज रखें। इंग्लिश इज अ फॉरेन लैंग्वेज, सो टू स्टडी द फॉरेन लैंग्वेज grammar is very important and grammar is very necessary. Without grammar you cannot proceed or you cannot move a single step forward. So इसी के साथ जो है मेरी दूसरी वीडियो जो है आप देखेंगे वो पास्ट टेंस के ऊपर आएगी। उसके बाद जो है आप फ्यूचर टेंस के ऊपर भी एक वीडियो देखेंगे। आहिस्ता आहिस्ता हम आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे, फिर हम प्रीपोजिशन डिस्कस करेंगे। सारे जो ग्रामर के टॉपिक हैं उसको अच्छे से अच्छे तरीके से जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। पर आप लोगों से उम्मीद और तवक्को इस बात की कि आप जब भी मेरी वीडियो देखें उसमें आप कॉपी और पेन लेके प्रैक्टिस करें। वीडियो को पॉज करके जो है वो ज्यादा से ज्यादा कोशिश, इंटरेस्ट के साथ, इंथ्यूजम के साथ, डेडिकेशन के साथ हार्ड वर्क करें, तो फिर आप डेफिनेटली जो है वो आप एक इफेक्टिव तरीके से जो है वो इंग्लिश बोल सकते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है कि आप नहीं सीख सकते हो, आप बोल सकते हो। पर अगर मैं बात करूंगा कि भाई 10 मिनट में आप बोलना स्टार्ट कर लोगे, 1 महीने में बोलना स्टार्ट कर लोगे, ऐसी बात नहीं है। इट विल टेक टाइम, डेफिनेटली यू विल स्पीक इंग्लिश। इट्स नॉट वेरी टफ, इट्स नॉट क्वाइट इम्पॉसिबल, इट इज पॉसिबल। यू कैन स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, इफेक्टिव वे में आप जो है वो बोल सकते हो। बस इन्हीं बातों के साथ आप लोगों से जो है मैं इस बार फिर जो है वो रिक्वेस्ट करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और ताकि जो है वो हिंदुस्तान के कोने कोने तक जो है वो ये वीडियो पहुंचे और लोग जो है इससे लाभान्वित हों। बस इन्हीं बातों के साथ जय हिंद, जय भारत।